गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सुनामी। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुनामी वेव्स जो हैं वो अभी जापान के कोस्टल एरियाज में स्ट्रक की हैं, क्योंकि वहाँ पर 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है वो नॉर्थ सेंट्रल रीजन ऑफ जापान में हिट किया है। सुनामी क्या होता है? सीरीज ऑफ जाइंट ओशन वेव्स होती हैं जो कि अर्थक्वेक या फिर वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से हो सकती हैं। जब भी अर्थक्वेक आता है तो जो एक लार्ज चंक ऑफ ओशन फ्लोर है वो सडनली अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव होने लगता है, जिसकी वजह से सडन डिस्प्लेसमेंट होती है लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर की। उससे ये सुनामी वेव्स बनती हैं। और वोल्केनो अगर इरप्ट होता है उससे भी यही होता है ना कि वाटर जो है वो अ, आसपास का जो है डिस्प्लेस होने लगता है, उसकी वजह से जो है लार्ज वेव्स आती हैं। तो ये वेव्स जो होती हैं 100 ऑफ फीट टॉल हो सकती हैं, और ये जेट प्लेन की तरह स्पीड जो है उतनी पकड़ सकती हैं। लेकिन हर अर्थक्वेक या हर वॉल्केनो जो है वो सुनामी नहीं लाता है। डिपेंड हो करता है कई तरह के फैक्टर्स के ऊपर, जैसे शेप ऑफ द ओशन फ्लोर, अर्थक्वेक का डिस्टेंस कितना है, डायरेक्शन कितना है, उसकी वजह से पता लगता है कि ये सुनामी आएगी या नहीं आएगी। तो जापान जो है वो इतना अर्थक्वेक या सुनामीज को क्यों प्रोन है? क्योंकि उसकी लोकेशन ऐसी है। जापान जो है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अलॉन्ग सिचुएटेड है, जो कि मोस्ट एक्टिव अर्थक्वेक टेक्टोनिक बेल्ट है वर्ल्ड की। अब इंडिया में इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो डिप्लॉयड है, जिसको जो है 2007 में बनाया गया था। इनक्वाइस हैदराबाद में ये बेस्ड है और ऑपरेट वहीं से किया जाता है। बेसिकली एक इंटीग्रेटेड एफर्ट है कई ऑर्गेनाइजेशंस का, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, CSIR, सर्वे ऑफ इंडिया, NIOT, इन सब ये सब मिलकर जो है इसको चलाते हैं। और ये एक रियल टाइम नेटवर्क है सिस्मिक स्टेशंस का, टाइड गॉज का। और 24/7 हमें ऑपरेशनल सुनामी वार्निंग सेंटर ये बनाकर देता है। तो अगर कभी भी कोई ऐसी अंडरस्वी अर्थक्वेक आता है इंडियन ओशन में, तो हमको रियल टाइम बेसिस पर पता लग जाता है, और सुनामी वार्निंग हम 10 से 20 मिनट के अंदर ही अर्थक्वेक के आने के जो है वो दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फाइनेंस कमीशन। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्मर नीति आयोग चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन अरविंद पनागाड़िया जी को चेयरमैन बना दिया है 16th फाइनेंस कमीशन का। और ऋत्विक रंजनम पांडे जी, जो कि IAS ऑफिसर हैं, उनको सेक्रेटरी बनाया गया है इस कमीशन का। तो फाइनेंस कमीशन जो है प्रेसिडेंट आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और जो इनकी रिकमेंडेशंस होती हैं वो टैक्स रेवेन्यूज़ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उससे रिलेटेड होती हैं, बिटवीन यूनियंस और स्टेट्स, और अमंग द स्टेट्स ऑल्सो। ठीक है। तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं फाइनेंस कमीशन के? तो यूनियन और स्टेट्स में नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस कैसे बंटवारा होगा, उसका प्रिंसिपल्स कौन से होंगे, जो ग्रांट इन एड कैसे दी जाएगी स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो है वो पंचायत को कैसे रिसोर्सेज देगा आगे, और म्यूनसिपालिटीज़ को कैसे रिसोर्सेज देगा, उससे रिलेटेड भी जो है रिकमेंडेशन दी जाती हैं। तो फाइनेंस कमीशन को जो है ऑफकोर्स प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 280 के अंदर अपॉइंट करते हैं। और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनको पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस होता है। ठीक है। 4 इसके और अदर मेंबर्स होते हैं, उनके यहाँ पर क्राइटेरिया लिखे हुए हैं। अगर हम रिपोर्ट देखें तो आर्टिकल 281 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट जो है फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हर दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। और याद रखो, जो कमीशन की रिपोर्ट होती हैं वो बाइंडिंग नहीं होती हैं गवर्नमेंट के ऊपर। ओके। तो कैसे रिकमेंडेशंस जो हैं कमीशन की इम्प्लीमेंट की जाती हैं? तो कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस होती हैं जो प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती हैं, जैसे कि यूनियन टैक्सेस और ड्यूटीज़ और ग्रांट्स इन एड जो है उससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस जो है वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से होती हैं। बाकी की जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो है इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। अब सबसे पहला जो फाइनेंस कमीशन है वो 1952 में श्री KC न्योगी जो है उनकी चेयरमैनशिप में बनाया गया था। अभी 15th फाइनेंस कमीशन जो है श्री NK सिंह की चेयरपर्सनशिप में जो है वो उसने रिपोर्ट सबमिट की है, और वो रिपोर्ट जो है वो वैलिड रहेगी 2025-2026 तक। उसके बाद के लिए जो है ये 16th फाइनेंस कमीशन अब जो है वो रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रिपब्लिक डे टैब्ल्यू। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब CM के जो क्रिटिसिज्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के से रिलेटेड, स्टेट के टैब्ल्यू को मौका ना मिल पाने का, रिपब्लिक डे परेड में शोकेस होने का, उसको जो है वो बेसलेस बताते हुए कहा है कि जो ये टैब्ल्यू की सिलेक्शन होती है एक एक्सपर्ट कमेटी करती है, जिसके अंदर एमिनेंट पर्सन्स होते हैं आर्ट, कल्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूज़िक, आर्किटेक्चर और कोरियोग्राफी के फील्ड के। और पंजाब का जो टैब्ल्यू है
वो पहले 3 राउंड्स में कंसिडर किया गया था, लेकिन जब लास्ट जो थर्ड राउंड के बाद ये टैब्लू को देखा गया तो उसमें ये पाया गया कि जो ब्रॉडर थीम है इस साल का, उससे वो मैच नहीं करता है। अब होता क्या है कि समझ लो, एग्जांपल से समझते हैं कि समझ लो इस साल का अगर हम थीम मान लें कि डिजिटल इंडिया है, तो जो स्टेट्स अपने टैब्लू सबमिट करती हैं तो उनको उसी थीम के ऊपर ही जो है वो टैब्लू बनाना होता है। ऐसा नहीं है कि आप इस साल का थीम है कुछ समझ लो डिजिटल इंडिया, और आप कोई स्टेट जो है वो बिल्कुल रैंडम अपने स्टेट की किसी गवर्नमेंट स्कीम को या फिर उनकी अपनी हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ थीम को सबमिट करेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं होता है। स्टेट जो ब्रॉडर विजन होता है उसको उसी को ही अलाइन करता होना चाहिए थीम, ठीक है? और मिनिस्ट्री ने ये भी बोला है कि पिछले 8 साल में 6 बार जो है पंजाब के जो टैब्लू को एक्सेप्ट किया गया है, और इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई वो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, और स्टेट्स को बाकी स्टेट्स को भी मौका मिलना चाहिए, और ये एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोला है, ठीक है? तो प्रोसेस क्या होता है जनरली, सितंबर में डिफेंस मिनिस्ट्री जो है हर बार ये इनवाइट्स भेजती है स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज़ को, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, जो कि रिपब्लिक डे परेड को क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री कराती है, ठीक है? तो गाइडलाइंस क्या होती हैं कि आप अपने जो है एलिमेंट्स जो कि आपके रेलेवेंट है आपकी स्टेट यूटी या डिपार्टमेंट को, सिर्फ वही दिखाओ, वो भी ब्रॉड थीम के साथ ही जो है मैच होने चाहिए। जैसे आपको एग्जांपल दिया मैंने डिजिटल इंडिया का, तो आपकी आपकी स्टेट में डिजिटल इंडिया से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उसको आपको टैब्लू में दिखाना है। ऐसा नहीं कि डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है और आप मनरेगा का कुछ शोकेस दिखा रहे हो, ठीक है? तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा ऑफ कोर्स। तो टैब्लू जो है, दो स्टेट्स या ड्यूटीज़ का वो सेम नहीं हो सकता या सिमिलर नहीं हो सकता। टैब्लू जो है उसके ऊपर कुछ रिटर्न नहीं होना चाहिए, कोई लोगो नहीं होना चाहिए, इको फ्रेंडली मटेरियल से बना होना चाहिए। तो एक एक्सपर्ट कमेटी जो है डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स की, वो इसको जो है कॉन्स्टिट्यूट की जाती है डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा, और वो इसको जो है वो एनालाइज करती है। कई तरह के राउंड्स होते हैं, उनको क्लियर करने के बाद ही जो है टैब्लू की सिलेक्शन की जाती है, ठीक है? तो अब फाइनल सिलेक्शन हो भी जाए तो भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि राजपथ पर या फिर कर्तव्य पथ जिसको हम कहते हैं, उस पर फाइनल परेड में उसको पार्टिसिपेशन मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है? फाइनल अप्रूवल जो है वो सिलेक्शन राउंड के ऊपर ही डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूएपीए। गवर्नेंस और सिक्योरिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कनाडा बेस्ड सतविंदर सिंह, जिनको गोल्डी बराड़ कहते हैं, उसको इंडिविजुअल टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है यूएपीए के अंडर। तो यूएपीए जो है वो प्राइमरी काउंटर टेरर लॉ है इंडिया का, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कुछ दिन पहले ही। तो ये बेसिकली अनलॉफुल और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को आउटलॉ या पिनलाइज करने के लिए बनाया गया था 1967 में। तो इसमें वाइड रेंजिंग पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो ऑर्गेनाइजेशंस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लेयर कर सकते हैं। इंडियन और फॉरेन नेशनल्स दोनों को चार्ज किया जा सकता है। इसमें स्पेशल कोर्ट बनाने का भी जो है प्रोविजन है। और सेक्शन 45 क्लॉज 1 ऑफ यूएपीए कहता है कि कोई भी कोर्ट किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस तब तक नहीं ले सकता जब तक सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या किसी ऑफिसर का जो कि ऑथोराइज रहें गवर्नमेंट द्वारा, उनका सेंक्शन ना मिला हो, ठीक है? अब 2019 में जब अमेंडमेंट की गई तो इंडिविजुअल्स को भी टेररिस्ट डिक्लेयर करने का जो है इसमें प्रोविज़न डाला गया, और कहा गया कि अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन का टाइम पर प्रॉपर्टी को सीज करना होता होता है एनआईए को, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए की परमिशन चाहिए होगी। इसमें कुछ ऐसी ट्रीटीज़ भी डाली गई जो कि जिससे कि हम अपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस जो हैं टेररिज्म से रिलेटेड उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सपोसैट। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसरो ने रिसेंटली PSLV C58 के थ्रू एक्सपोसैट और 10 मिशन और 10 अदर पेलोड्स को लॉन्च कर दिया है। तो एक्सपोसैट इंडिया की फर्स्ट डेडिकेटेड साइंटिफिक सैटेलाइट है जो कि स्पेस बेस्ड पोलराइजेशन मेजरमेंट्स करेगी एक्सरे एमिशंस की फ्रॉम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग ब्लैक होल्स, ठीक है? तो इसका एम ये है कि पोलराइजेशन ऑफ इंटेंस एक्सरे सोर्सेज को जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी। अब इसमें दो साइंटिफिक पेलोड्स हैं, पॉलिक्स और एक्सपेक्ट। तो पॉलिक्स क्या है? पोलैरिमेट्री पैरामीटर, जो कि मीडियम एक्सरे रेंज को जो है वो स्टडी करेगा या मेजर करेगा। और एक्सपेक्ट क्या है? ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन एनर्जी रेंज 0.8 से 15 keV के बीच में इसको ऑब्जर्व करने वाला है, ठीक है? तो ये जो है लो अर्थ ऑर्बिट में जो ये इसको प्लेस किया गया है, 5 साल का इसका मिशन लाइफ है। एक्सरे सोर्सेज को ये स्पेसक्राफ्ट के ट्रांजिट जो कि अर्थ शेडो रीजन से होगा उस टाइम पर भी ये ऑब्जर्व करने वाला है एक्सरे सोर्सेज को, ओके?
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसराइल का क्रिटिसिज्म हो रहा है गाज़ा की बॉम्बिंग के ऊपर। तो साउथ अफ्रीका उससे रिलेटेड जो है वो अगेंस्ट इसराइल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मूव हुआ है और कह रहे हैं कि इसराइल जो है वो 1948 के जिनोसाइड कन्वेंशन को की उसने वायलेशन की है। तो जिनोसाइड क्या होता है? तो 1948 का जो जिनोसाइड कन्वेंशन कहता है कि अगर ऐसे क्राइम किए जा रहे हैं जिसका इंटेंट जो है वो किसी नेशनल एथनिकल या रेशियल या रिलीजियस ग्रुप को जो है वो डिस्ट्रॉय करना है, तो उसको हम जेनोसाइड कहेंगे। 3 ही अभी तक ऐसे टोटल केसेस जो हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट में जो है वो प्रूव हो पाए हैं कि वो जेनोसाइड है। तो क्रिमिनल एक्ट्स जिसमें कि किलिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्रुप होता है या सीरियस बॉडीली या मेंटल हार्म होता है और कुछ ऐसी कंडीशंस जिससे कि बर्थ को प्रिवेंट किया जा रहा है, चिल्ड्रन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है टू अदर ग्रुप्स, उन सब को हम जेनोसाइड कहते हैं, ठीक है? तो इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। जेनोसाइड जो है उसको उसके लिए एविडेंस बहुत स्पेसिफिक इंटेंट का जो है वो एविडेंस चाहिए होता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है जिसको प्रूव करना, ठीक है? तो आईसीजे क्या है? प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, 1945 में बनाया गया इसको। तो ये सक्सेसर है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का और सीट अगर हम इसकी देखें तो द हेग में ये लोकेटेड है। अकेला ऐसा 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएन में से है जो कि न्यूयॉर्क सिटी में लोकेटेड नहीं है। इंग्लिश और फ्रेंच इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। जितने भी मेंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली इसके जो है वो आईसीजे के स्टैट्यूट के पार्टी होते हैं। आईसीजे की जुरिस्डिक्शन तभी लागू होती है जब बोथ पार्टीज जो है वो कंसेंट दें कि वो इस केस को आगे इस आईसीजे में हैंडल करना चाहते हैं। जजमेंट जो है वो टेक्निकली बाइंडिंग होती है पार्टीज़ में, लेकिन अगर कोई नहीं मानता तो कुछ कर तो नहीं सकता आईसीजे, है ना? तो इसलिए विलिंगनेस ऑफ कंट्रीज़ के ऊपर ही ये डिपेंडेंट होती है। जजेस जो हैं वो इसमें 15 होते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं 9 ईयर टर्म्स के लिए यूएन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा। हर साल जो है 1/3 ऑफ द कोर्ट जो है वो रिटायर होता रहता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं खारसावन मैसेकर। ये टॉपिक आपके जो है सोशल इश्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो 1 जनवरी 1948 को खारसावन में जो कि प्रेजेंट डे झारखंड में लोकेटेड है, वहाँ पर मैसेकर हुआ था एक, जो कि जलियांवाला बाग का रिमाइंडर दिलाता है, ठीक है? तो बैकग्राउंड देखें तो हम अगर तो 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी जो है वो पार्टीशन हुआ जिसकी वजह से बिहार और उड़ीसा प्रोविंस बने। लेकिन ये प्रोविंस जो है उसमें लार्ज आदिवासी पॉपुलेशन जो है वो एग्जिस्ट करती थी, जो कि उसी टाइम उन्होंने सेपरेट ट्राइबल स्टेट की डिमांड करनी शुरू कर दी। इवन साइमन कमीशन ने भी इसको ऑफिशियल क्रेडेंस दिया 1930 में। तो जब 1936 में उड़ीसा कार्व आउट हुआ तो जो है आदिवासी महासभा फॉर्म हुई जिसके जयपाल सिंह मुंडा जी जो कि फॉर्मर कैप्टन थे इंडियन हॉकी टीम के, वो इसके टॉलेस्ट लीडर बनकर सामने आए 1938 में। तो अगर हम देखें तो खारसावन जो है उसका मर्जर जब उड़ीसा के साथ हुआ, तो जो कि खारसावन एक स्मॉल प्रिंसली स्टेट थी जिसका जो है मर्जर हुआ। ऑफ कोर्स हुआ क्या कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो यूनियन ऑफ इंडिया को जॉइन करेंगे और वो उड़ीसा को जॉइन करेंगे, लेकिन तब भी कुछ आदिवासीज थे वो इस मर्जर को सपोर्ट नहीं करते थे। वो एक सेपरेट आदिवासी स्टेट की डिमांड कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने जो जयपाल सिंह मुंडा के जो है कॉल पर वो इकट्ठे हुए 50,000 के आसपास जो ट्राइबल्स हैं वो खारसावन में इकट्ठे हुए और सडनली जो है उड़ीसा मिलिट्री पुलिस ने उस समय कॉप्स ने जो है वो फायर ओपन किया स्टेन गन्स के साथ और उसकी वजह से जो है बहुत से लोग मारे गए, ठीक है? नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं महर्षि वाल्मीकि जी। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने जो है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट में अयोध्या में जो है पीएम मोदी ने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट जो है अयोध्या में इनॉग्रेट किया है और महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, जो कि ऑथर हैं ओल्डेस्ट वर्जन ऑफ रामायण के, जो कि स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम है, ठीक है? तो महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में अगर हम देखें तो वाल्मीकि जयंती जो है आपको पता ही है, उसको प्रगट दिवस कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी को हम आदि कवि या फर्स्ट पोएट कहते हैं संस्कृत लैंग्वेज में। और कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि जी जो है त्रेता युग में जो है वो जो है प्रेजेंट थे और लॉर्ड राम की जो स्टोरी है वो नारद मुनि ने उनको नरेट करके सुनाई थी, ओके? तभी उन्होंने उसको लिखा और वो योग वशिष्ठ के भी जो है वो ऑथर हैं। विष्णु धर्म उत्तर पुराण में कहा गया है कि वाल्मीकि जो है वो बाद में तुलसीदास बनकर जो है रीइंकारनेट हुए थे और वाल्मीकि जी को कहा जाता है कि वो कंटेम्प्रेरी ऑफ लॉर्ड राम थे।
तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डीआरडीओ। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डीआरडीओ जो है वो रिसेंटली अपना 66th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहा है 1 जनवरी को। तो डीआरडीओ जो है आर&डी विंग है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, इंडिया की लार्जेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। 1958 में इसको कई सारी जो है डिफेंस रिलेटेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को एमेलगमेट करके बनाया गया। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसकी कई नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरीज हैं जो डेवलप कर रही हैं डिफेंस टेक्नोलॉजीज इंडिया में। ठीक है, so now let us see all these topics in English. So the first topic is tsunami. This topic is important for your environment section. So tsunami waves have hit several parts of Japan's coastal areas, and that's why urgent evacuation warnings have been issued after 7.6 magnitude earthquake shook the country's north central region. So what is a tsunami? It is basically a Japanese word which means harbor wave, and it's a series of giant ocean waves caused by earthquake or volcanic eruptions under the ocean. So whenever an earthquake takes place under the ocean, a large chunk of ocean floor suddenly moves upward or downward, which leads to sudden displacement of a large volume of water, thereby causing tsunami waves. And a similar thing can also happen with volcanic eruption also in the ocean. Okay, so lava when would flow out, this would displace the water around it, and it would cause the water to become a large wave. So tsunami waves can be hundreds of feet tall and they can travel as fast as jet planes. Of course, not all earthquakes or volcanic eruptions would lead to tsunamis. This would depend upon a host of other factors, including the shape of the ocean floor and the earthquake's distance and direction. So why is Japan prone to so many earthquakes and tsunamis? Because Japan is situated along the Pacific Ring of Fire, which is the most active earthquake tectonic belt in the world. Okay, India is also prepared to handle the tsunami. We have this Indian tsunami early warning system which was established in 2007, and it is based and operated at by INCOIS, that is in Hyderabad. So it is an integrated effort of different organizations including Department of Space, Department of Science and Technology, CSIR, National Institute of Ocean Technology, and Survey of India, and it comprises a real-time network of seismic stations, tide gauge, and 24/7 operational tsunami warning center to detect tsunami-genic earthquakes and to monitor these tsunamis. Okay, so Indian scientists can now detect large undersea earthquakes in Indian Ocean in real time, and they can provide a tsunami warning in just 10 to 20 minutes after this earthquake strikes. Okay, so the next topic is Finance Commission. This topic is important for your governance section. Central government has appointed former Niti Aayog Vice Chairperson Arvind Panagadia ji as the Chairman of 16th Finance Commission, and the IAS officer Ritvik Ranjanam Pandey will be the Secretary to the Commission. So what is Finance Commission? So it is of course constituted by the President of India under Article 280 of the Constitution, and the aim is to give recommendations on distribution of tax revenues between the union and the states and amongst the states themselves. So what are the functions of Finance Commission? So it guides the distribution between the union and the states of the net proceeds of taxes and the principles which should govern the grants in aid of the revenues of the states. It also suggest measures needed to augment the consolidated fund of the state to supplement the resources of panchayats and municipalities in the state. Okay, so who appoints this? So of course President of India under Article 280 appoints the Finance Commission, and the chairperson of the commission is selected from among the people who have had experience in public affairs. Of course there are 4 other members who are selected from a certain category of people. So these reports of Finance Commission under Article 281 are laid down on before each House of Parliament by the President, and it is important to note that recommendations made by the Commission are not binding on the government. So how are these recommendations implemented? So certain recommendations like the distribution of union taxes and duties and grants in aid, they are implemented by an order of the President, and other recommendations are just implemented by executive orders. So the first Finance Commission was constituted under the chairpersonship of Shri K.C. Nyogi on 6th April 1952, and the 15th Finance Commission has been constituted recently. It has given report in 2021, and the report
of 15th Finance Commission or the recommendations would be valid until 2025 and 2026 period. Okay. So the next topic is Republic Day tableau. This topic is important for your governance section. So central government has rejected as baseless the accusations or criticism of Punjab Chief Minister against central government for not including the state's tableau in the Republic Day parade. So Ministry of Defence has issued a statement saying that tableau proposals from state and union territories are evaluated by an expert committee which consists of eminent persons in the field of art and culture, painting, sculpture, music, architecture, and choreography, among others. So, the tableau proposal of Punjab was considered in the first three rounds of meeting by the expert committee, but after the third round of meeting, the tableau could not be taken forward by the committee for further consideration because of not aligning with the broad theme of this year's tableau. Okay, so Ministry has also said that the tableau of Punjab was shortlisted for the Republic Day parade from 2017 to 2022, which means 6 times in the last 8 years. But all states have to be treated equally. So all the other states should also be given the opportunity to display their tableau as per the formula. So how these tableaus are submitted and how they are evaluated. So of course, around September every year, Defense Ministry, who is responsible for the Republic Day parade and the celebrations, they invite the states, union territories, and central government departments and other few constitutional authorities to participate in the parade through tableau. So these participants have to showcase elements relevant to their state, UT, or department, and the tableau of two states or UTs cannot be too similar. The tableau cannot have any writing or use of logos, of course, except the name of state or UT or department. And the Defense Ministry also asks the participants to use eco-friendly material for the tableau. So how are these tableaus selected? So an expert committee of distinguished people from fields like art, culture, painting, sculpture, music, architecture, choreography, etc. help in shortlisting the tableau from the proposals. And first these submitted sketches or designs of the proposals are scrutinized by the committee. They should be simple, colorful, easy to comprehend. They should avoid unnecessary detail. Once approved, the next stage is for the participants to come up with 3D model of their proposals. They should have great visual appeal. It should have an impact on masses. It should align with the broad theme of the Republic Day parade for that particular year. Like I was giving you an example earlier of Digital India. Let's suppose that this year the broad theme is digital India. Then the states would have to submit the tableau which is aligning with that theme. Okay, it's not that the theme or the overarching theme for the entire parade is Digital India, but you are submitting some random other scheme of your state. Okay, it would not be acceptable. So even the final selection does not guarantee the movement of the tableau on the Rajpath or the Kartavya Path. It has to be approved finally during the selection round. Okay. So the next topic is UAPA. This topic is important for your governance and your security section. So Union Ministry of Home Affairs has declared Canada-based gangster Goldie Barad as an individual terrorist under the UAPA. So UAPA was enacted in 1967 as the primary counter-terror law in India. It was enacted to outlaw and penalize unlawful and terrorist activities. So if we look at the key provisions of the UAPA, so the aim is to designate organizations as terrorist organizations under this act. Both Indian and foreign nationals can be charged under this. So UAPA is also special courts can also be established uh, under this act to conduct trials, and there is also sanction under UAPA. Okay, so section 45 clause 1 of UAPA says that no court shall take cognizance of any offence under the act without the previous sanction of the central or state government or any officer authorized by them. Okay, so there is also 2019 amendment of UAPA which says that this the union government is empowered to designate individuals as terrorists on the same grounds as that too of any organization, and if the NIA during investigation wants to seize the property of an accused, then of course it would require the approval of Director General of NIA, and the act also defines terrorist acts to also include those which are covered in the international treaties that India has signed. Okay.
So the next topic is ExpoSat. This topic is important for your science and tech section. So Indian Space Research Organization has successfully launched the PSLV C58 carrying ExpoSat and other 10 other payloads. So ExpoSat is India's first dedicated scientific satellite which will be carrying out the research in space-based polarization measurements of X-ray emissions from celestial objects, including, of course, the black holes. So, X-ray polarimeter satellite is aimed to investigate the polarization of intense X-ray sources. It has POLIX and SX SPECT as the two scientific payloads which are meant for X-ray energy range measurements in medium and short range. So they are designated for this ExpoSat is designated for observation from a low Earth orbit, and its mission life is about 5 years. The payloads on board this ExpoSat will observe the X-ray sources during the spacecraft's transit through the Earth's shadow region, that is during the eclipse period also. So the next topic is International Court of Justice. This topic is important for your international relations topic. So amid the criticism of Israel for its continued bombing of Gaza, South Africa has moved to the ICJ against Israel, and it wants to declare Israel as being violative of the 1948 Genocide Convention. So what is a genocide? As per 1948 Genocide Convention, genocide is a crime which is committed with the intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial, or religious group. So, three cases so far have proved genocide in the world, as per the ICJ. So, criminal acts which comprise genocide include killing members of the group, causing them serious bodily harm or mental harm, creating conditions calculated to destroy them, preventing births, or forcibly transferring children to other groups. So, what must prosecutors do to prove genocide? So, to establish genocide, prosecutors must first show that victims were part of a distinct national, ethnic, or racial, or religious group, because genocide is very harder to show. That's why only three such cases have been recognized, because it requires specific evidence or specific intent that the the party which is being accused is actually intent on destroying the group. Okay, so what is ICJ? ICJ is the principal judicial organ of the United Nations, and it was established in June 1945 by the Charter of United Nations. So it is the successor to the Permanent Court of International Justice. So it is based in Peace Palace in The Hague, and it is the only one of the six principal organs of the UN which is not located in the New York City. English and French are the official languages of ICJ. All members of UN are automatically parties to the ICJ statute, but its jurisdiction only gets activated if both parties to the conflict are give consent to it. So the judgment of ICJ is final and technically binding on the parties to a case, but of course ICJ has no way to ensure compliance of its order. So that's why this authority is derived from the willingness of the countries to abide by them. So it has 15 judges who are elected to 9 year terms by the 9 years terms by the UN General Assembly and Security Council, and one third of the court is elected every 3 years. So the next topic is Kharsavan massacre. This topic is important for your social issues. So on 1st of January 1948, the town of Kharsavan in the present day Jharkhand witnessed a massacre which is reminiscent of what happened in Jallianwala Bagh in 1919. So what happened, if we look at the background, then in 1912, Bengal presidency was partitioned to create Bihar and Odisha province. So with this new province, there existed a large Adivasi population. In 1912 itself, demand for a separate tribal state was articulated for the first time, which was even given credence by Simon Commission in 1930. So Odisha was created in 1936, but Adivasi Mahasabha was formed to continue the struggle for a separate Adivasi state, with Jaipal Singh Munda, who was the former captain of Indian hockey team, emerging as its tallest leader. So Kharsavan was a small princely state, and um, most of the princely states in eastern India decided to accede to the Union of India and join the state of Odisha. But most of the Adivasis were not supportive of this merger. They wanted a separate Adivasi state. So they joined Jaipal Singh Munda's
call, and they gathered 50,000 of them gathered in Kharsavan, but Odisha military police got spooked about by this sheer size of the crowd, and they suddenly opened fire with their stand guns, which led to a lot of people dying. Okay, so the next topic is Maharishi Valmiki ji. This topic is important for your art and culture section. PM Modi has recently inaugurated the newly built Maharishi Valmiki Airport in Ayodhya, which has been named after, of course, Maharishi Valmiki ji, who is hailed as the author of the oldest version of Ramayana. That is the story of Lord Ram. So Valmiki Jayanti is also known as Pragat Divas, and Maharishi Valmiki is also called the Adi Kavi, or the first poet of the Sanskrit language. He is believed to have lived in during the Treta Yuga, and he learned the story of Lord Ram from Narad Muni. Okay, so he is the author of Yoga Vasisht also, which a text which elaborates on on a range of philosophical issues. So Vishnu Dharmottar Puran also says that Valmiki later on reincarnated as Tulsidas, and he's also quoted as being the uh, uh, he's also the contemporary of Lord Ram. So the next topic is DRDO. This topic is important for your security section. So DRDO has recently celebrated its 66th Foundation Day on 1st of January. It is the research and development wing of the Ministry of Defense with an aim to empower India with cutting edge defense technologies. It is India's largest research organization, which was formed in 1958 by the amalgamation of several other research organizations in the field of defense technology. So its headquarters is located in New Delhi, but it has a large network of laboratories engaged in developing defense technologies for the country. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.